हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीटेट में एक नए तरीके से लाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। मैं पीके निराला आपके साथ मैं सीटेट में एक नए सेक्शन के साथ आ रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर सेकेंड में सोशल साइंस की पेडागोजी। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर सोशल साइंस का पेडागोजी आप कराइए और पेडागोजी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया भी था कि सेकेंड पेपर में 80 नंबर की पेडागोजी आती है। 80 नंबर की पेडागोजी आती है, ध्यान रखिएगा चीज़ को। इसमें 20 नंबर की पेडागोजी सोशल साइंस की आती है। मैंने 10-10 का सीरीज बनाया है, 10 क्वेश्चन मैंने डाला है और 10 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा एक दिन में 2-2, 3-3 जो है वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँ। थोड़ी समय का अभाव रहता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से आता है आपका हम लोग का। इसीलिए आज हम लोग सोशल साइंस की पेडागोजी पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने हिंदी की पेडागोजी, साइकोलॉजी की पेडागोजी और अन्य चीज़ों की मैथ की पेडागोजी ये आपको मैंने बताया, ईवीएस की पेडागोजी बताया, उसी तरह से सोशल साइंस की पेडागोजी होती है। सिर्फ इसमें ध्यान ये रखना है कि हम सोशल साइंस जो पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। एक लाइन में समझाने का प्रयास यही करते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए और उसके संबंध कैसे स्थापित किया जाए और उसको कैसे समझा जाए, इसी के लिए हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का और समाज के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे जो है अंतःक्रिया होना चाहिए, इसलिए हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे पॉलिटी पढ़ते हैं, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चाहे सोशोलॉजी पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं क्या कि हम दोनों के बीच के संबंध को हम जान सकें। ठीक है, हम दोनों के संबंध को जान सकें, दोनों के बीच के संबंध को स्थापित कर सकें, ताकि एक बेहतर समाज बन सके। उसी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा ताकि आपको पेडागोजी, सोशल साइंस की पेडागोजी करने में दिक्कत नहीं आएगी। जिनका साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी अच्छा होगा, उनका सोशल साइंस की पेडागोजी भी अच्छा होगा। बहुत ईजी होता है, हमारे साथ रहेंगे तो और ईजी भी हो जाएगा आपका, और आराम से आप 20 नंबर के पेडागोजी में से 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, सीटेट पास करने का सबसे आसान तरीका है कि आप पेडागोजी पर सबसे ज़्यादा जो काम करिए। जैसे कि साइकोलॉजी में आपको देखेंगे 25-30 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी 20 से 22 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के आते हैं। सोशल साइंस में 20 सवाल आते हैं, हिंदी में 15 सवाल आते हैं, और आपने इंग्लिश लिया है या संस्कृत लिया है वहाँ भी 15 आते हैं। तो 15-15 30 हो गए, और 30 और 20 50 और 20 70 72 नंबर हो गए। यानी बहुत मेजर सेक्शन तय करता है। और पेडागोजी सोल्व करने का एक ही तरीका है, मैंने बार बार बोला है कि पहला क्यों सही है, दूसरा क्यों गलत है, तीसरा क्यों गलत है, चौथा क्यों गलत है। अगर आपको कोई बताता और इस तरह से पढ़ाने का प्रयास करता है, मेरा तो शुरू से पढ़ाने का यही तरीका है, एलिमिनेशन पद्धति के माध्यम से और डिस्कशन और लॉजिकल जो ग्राउंड देकर। जब तक आप पेडागोजी में लॉजिकल ग्राउंड नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। जैसे अभी के KVS PRT में भी 60 नंबर क्या आया हुआ, वहाँ भी वही बात है। तो अगर पेडागोजी और साइकोलॉजी के सवाल सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं क्या कहा जा रहा है। ये चीज़ें खुली किताब प्रणाली, ओपन बुक जो इवैल्यूएशन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। एक होता है बंद किताब मूल्यांकन, जहाँ की मतलब मूल्यांकन मतलब जहाँ परीक्षा हम देने जाते हैं वहाँ किताब नहीं ले जाते हैं और अपने चिंतन के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अब अपने पूर्व में जो पढ़ा है उसके अनुभव के आधार पर हम लिखते हैं। खुली किताब प्रणाली क्या है, जहाँ पर विद्यार्थी को किताब ले जाने की छूट होती है ये, और या ओपन टेस्ट दिया जाता है जिसमें से पढ़ के ढूंढ कर आंसर देना पड़ता है ये। तो ये जो प्रणाली है क्यों लाई गई है इसको समझना है, उसी पर सवाल पूछा गया है। पहला दिया है कि विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते, यानी कि जो सवाल दिया है
वो किताब पढ़ के और उत्तर प्रश्न का उत्तर का जवाब दे सकें। ठीक है जी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि किताब इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक दे दीजिए, उद्देश्य कहीं और है। जरा देखते हैं। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। यही ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि हम किताब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो किताब में ढूंढेगा, और किताब में वो ढूंढेगा और देखेगा कि भाई कहाँ पर ये सवाल है, वहाँ पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, सोचेगा, विचारेगा। क्योंकि सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में चिंतन का विकास करना, विद्यार्थियों में सोच का विकास करना, विद्यार्थियों में जो है आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, विचारों की विकसित करना। इसीलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ये जान लीजिए, यही चीज़ सही है। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं है, ये तो गलत है, क्योंकि अध्यापक के नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, उन पर प्रेशर नहीं रहेगा। इसलिए हमने खुली किताब दे दिया कि अब क्वेश्चन ढूंढो, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है हमारा। ये विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये भी गलत है। ये खुली किताब प्रणाली इसलिए लाई गई ये कि विद्यार्थियों पर काफ़ी बोझ था इस चीज़ को, क्योंकि हमारे सिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में चिंतन का विकास होना चाहिए, न कि विद्यार्थियों को रटने पर बल देना चाहिए, कंठस्थ करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप किताब ले जाइए या न ले जाइए, उस तरह से सवाल दिए जाते हैं ताकि वो किताबों को ढूंढते हैं, उनको चिंतन करना पड़ता है। मैं दिल्ली में भी DSSP में टीचर था, तो वहाँ भी जो है पैटर्न में ओपन टेस्ट दिया जाता था। ये ओपन टेस्ट बुकलेट दिया जाता था और उसमें प्रश्न दिए जाते थे। बच्चे 4 या 5 पेज का बुकलेट होता था वो, ठीक है, और उस बुकलेट को पढ़ना पड़ता था। तो वहाँ बच्चे चिंतन करते थे, मनन करते थे, सोचते थे, विचारते थे और तब सवाल का जवाब देते थे। ये तो उनमें देखा मैंने बच्चों को, परीक्षा का हम लोग ड्यूटी करते थे, तो वहाँ मैंने पाया कि बच्चे काफ़ी जो है पढ़ने में मशगूल हैं और काफ़ी तन्मयता से पढ़ रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। तो ये मतलब मत निकालिएगा कि परीक्षा में किताब अगर ले जा रहे हैं और चाहे ओपन टेस्ट दिया जा रहा है तो यानी बच्चे जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, परीक्षा का भी उद्देश्य यही है कि बच्चे के चिंतन का विकास किया जाए। तो इस पर सवाल अब जब भी आएगा तो आप आराम से मार सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल दिया है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन रिपीट करें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है आपका, ये कि अगला सवाल पूछा जा रहा है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। यानी क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय टॉपिक है, एक टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, टॉपिक है, आपको 7वीं क्लास में मिल जाएगा, ये टॉपिक है। और शिक्षण के पश्चात मैंने बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद कौन कौन से बच्चों से कार्य करवाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो है क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के बारे में और समझ बन सके। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आप एक बार ध्यान रखिएगा, चाहे EVS का सवाल हो, चाहे SST का सवाल हो, चाहे साइंस का पेडागोजी का सवाल, क्या करते हैं वो 4-5 लाइन दे देते हैं और आपको फंसाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं UPSC का तैयारी कर चुका हूँ और 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली BPSC का रहा है। उसके बाद मैंने CI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने B.Ed किया है और मैं ऑलरेडी DSSP में भी रहा और KVS में भी सिलेक्ट रहा मैं वहाँ पर। तो मैंने कई एग्ज़ाम निकाले हैं, ऐसा नहीं है, एग्ज़ामों का अनुभव है। उसी एग्ज़ाम के अनुभव के तहत मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 3-3 ऑप्शन का ग्रुप बना हुआ है। देखिए 3-3 ऑप्शन का ग्रुप बना है, देखिए यहाँ पर भी देखिए 3-3 ऑप्शन बना हुआ। ठीक है जी, यानी कि आपको इसमें से एक ऑप्शन ऐसा खोजना है जो गलत होगा, क्योंकि सही पूछ रहा है आपसे, गलत होगा आपको। और आपने गलत को ढूंढ लिया तो आपको कोई ज़रूरी नहीं दूसरा ऑप्शन पढ़ने की, आप संतुष्टि के लिए दूसरा ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को पढ़िए। देखिएगा, छोटे समूह की परियोजना करना, मतलब जो है छोटे समूह की मैंने प्रोजेक्ट वर्क देना, मतलब 3-4 बच्चों का, 2-3 बच्चों का एक ग्रुप बना दीजिए ताकि वो क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जान सके। ये है
ये ऑप्शन भी सही है आपका। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति करना, ये यानी कि क्षेत्रीय संस्कृति कई तरह की होती हैं, उसमें एक नृत्य भी आ जाता है, डांसिंग भी आ जाता है। तो जो डांस का जो मास्टर होता है, तो डांस का जो विशेषज्ञ होता है, उसके द्वारा जो है आपको जो है उसके बारे में उससे जानकारी प्राप्त करिए। ये भी सही है आपका। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराना, अब यहीं पर पकड़ लेना है, जो मैंने आपको बताया था पकड़ने का तरीका, ये यहीं पर पकड़ लेना आपको। क्या है, क्या प्रश्नों का प्रतियोगिता करवा दिया जाए तो क्या हम क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कर लेंगे? नहीं। क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित प्रश्न का उत्तर करवाते हैं, उसका प्रतियोगिता करवाते हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रतियोगिता में क्या होगा, बच्चे इनाम जीतेंगे, पुरस्कार जीतेंगे, और प्रतियोगिता जीतने के लिए उन पर मानसिक दबाव भी रहेगा। लेकिन क्या इससे क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में जानकारी बढ़ेगी या चिंतन बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी? नहीं। यही चीज़ समझना है। समुचित चित्र बनाना, कोलाज बनाना है, क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित चित्रों का एक कोलाज बना दीजिए ताकि उसके बारे में समझ विकसित। ये भी सही है आपका। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि सी ऑप्शन गलत है आपका, और सी ऑप्शन देख लीजिए, पहले में भी है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में सी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर ऐसे तो 100% सही है। ये 100% सही हो गया आपका। और आप हमने पढ़ के भी समझ लिया कि पहला सही है, क्यों सही है, दूसरा क्यों सही है, तीसरा क्यों गलत है, चौथा क्यों सही है। अगर इस तरह से अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपका गड़बड़ नहीं होगा और सॉलिड होगा। देखिए सीटेट में सवाल, सीटेट की तैयारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जितना भी हो जाए, लेकिन सीटेट को मारना, सीटेट को पीछा करना इतना आसान नहीं है। अगर मेरे तरीके से आप चलते हैं तो 200% गारंटी के साथ आप इसे पीछा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे, प्री का एग्ज़ाम देते थे, तो हम लोग इसी तरह से चिंतन करके सवालों को बनाते थे। उसी तरह का पैटर्न आपके सीटेट में भी है, और उसी तरह का पैटर्न आपके सीटेट में भी है। यानी यूपीएससी का और इस सीटेट का जो पैटर्न है वो बहुत बराबर है, कोई अलग अलग पैटर्न नहीं है इसका। भले विषय वस्तु अलग है लेकिन पैटर्न वही है। और मैं तो मानता हूँ कि यूपीएससी से ज़्यादा हार्ड पैटर्न सीटेट का है, इसीलिए बच्चों का रिजल्ट ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर हमारे इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आराम से चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करें। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? देखिए ये दिया हुआ है, ये सवाल जो दिया है, कल्पना कीजिए कि आपको एक साम्राज्य मिल गया हो ये, और आप साम्राज्य को कैसे चलाएंगे, कैसे स्थायी करेंगे, इसके बारे में चर्चा हो रही है। ये तो आप कौन सी चीज़ों पर आपको बल देना चाहिए, मतलब ये जो प्रश्न दिया है, बच्चों के माइंड में किस कुशलता का बढ़ावा मिलेगा, इस तरह का सवाल। यानी कि हमने कहा कि आपको एक राजा बना दिया जाए, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? हम ये सवाल क्यों पूछते हैं बच्चों से? उसमें कौन सा चीज़ का हम विकास करना चाहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन दिया है, इसमें चारों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा चीज़ को। लेकिन सवाल क्या कर रहा है कि आपको एक राजा बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए पहला ऑप्शन दिया है तर्क करने की क्षमता, यह भी ऑप्शन सही है, देख रहे हैं ना। अनुभव की तुलना ये कि पहले का अनुभव दूसरे की तुलना, उससे तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिएगा, परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष। यानी 3 ऑप्शन से चौथा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक है, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार सटीक जा रहा है। क्योंकि पूछा ये जा रहा है कि आप यदि आप अशोक के स्थान पर राजा होते तो क्या करते, अलाउद्दीन खिलजी के स्थान पर आप राजा होते तो क्या करते, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको सिचुएशन में डाल दिया गया है
और आपको कह रहा है कि आप अनुमान लगाइए। अनुमान मतलब चिंतन मनन विश्लेषण सब कीजिए और निष्कर्ष दीजिए आप। ठीक है जी। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न का जो डिमांड कर रहा है वो सबसे सटीक ऑप्शन चौथे में है। यानी कि ऐसे सवाल जब कभी दे आपको कि आपको राजा बना दिया जाए, आपको प्रधानमंत्री, यानी वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन में डालकर आपको जानने का प्रयास करता है या क्या है। ठीक है, तो ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। ये सीटेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सोशल साइंस में बहुत क्वेश्चन आता है इससे, इसी टाइप से 1 या 2 सवाल हमेशा आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगा। अब ये सवाल पूछा रहा आदिवासियों के बारे में, क्योंकि आप 8 क्लास की किताब में जाएंगे तो आदिवासियों के बारे में कहानी दिया गया है, और सोशल पॉलिटिकल जो किताब है सामाजिक राजनीति के जीवन का, उसमें भी आदिवासी के बारे में बताया गया है। आप कैसे जानेंगे, तो जो ऑप्शन पढ़ते हैं उनसे समझने का प्रयास करते हैं। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करेंगे। जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जो अतीत की जो कहानी है उस पर चर्चा करेंगे। उन्हें संपन्न शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करेंगे। रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करेंगे। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाएंगे। ये अब देखिए इसमें ये दिया गया सम्मानजनक रीति क्या होगा। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन हमको अच्छा ही लगेगा, आपको सटीक लगेगा। आप देखिए एक एक ऑप्शन को बता रहे हैं। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, तो आदिवासी संबंधी जो गाने होते हैं, नृत्य होते हैं, उनको पर्दे पर दिखाइए आप। दूसरा दिया है कि रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित कीजिए। उन्हें संपन्न शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित कीजिए। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन सही होगा पहला, क्योंकि चर्चा करना जहाँ भी हुआ सही होगा। चर्चा का मतलब यह है कि उनके बारे में जानना, उनके बारे में संवेदना प्रदर्शित करना, उनको चीज़ों को समझना। आदिवासियों को अगर समझना है तो उनके बाद चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए, वहाँ जाकर देखिए, समझिए, बूझिए, वो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा लगाव रखेंगे। न कि आप पर्दे पर दिखा दीजिए, गाना और नृत्य दिखा दीजिए और आप आनंद ले लीजिए, चाहे वेशभूषा आनंद ले लीजिए, ये सब आनंद का चीज़ हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन जो चर्चा करेंगे इससे क्या होगा, बच्चों को समझदारी विकसित होगा कि आदिवासी लोग कौन थे, उनका जीवन यापन कैसा होता था, उनका खान पान कैसा होता था, उनका रहन सहन कैसा होता था। ये एक समझने का अति होगा, आपका एक दृष्टिकोण जो है एक विकसित होगा आपका चीज़ को। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा ये भी सही है, लेकिन सबसे सटीक ऑप्शन जो है आपका पहला सही है। एसएसटी के पेपर में यही एक बहुत बड़ी समस्या है, चारों ऑप्शन एक ही जैसा लगता है। अगला चलते हम लोग। अगला है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सवाल क्या पूछा, विवादास्पद मामला, कोई मामला है जाति संबंधी, धर्म संबंधी, दहेज प्रथा संबंधी, महिला संबंधी, बहुत सारा मामला, तो क्या करना चाहिए। पहला दिया है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए ठीक है। मुकाबला करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल पर ध्यान। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि जो विवादित मामला है और सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं आप, ये जैसे जाति संबंधी मामला ही ले लीजिए, लिंग संबंधी मामला ही ले लीजिए, और आपको क्लास में डिस्कशन कराना है, तो देखिए समय समय पर उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। देखिए ये ऑप्शन दिया है। अब समय समय पर क्यों उठाइएगा, आप हमेशा उठा सकते हैं। और संक्षिप्त चर्चा नहीं, आप व्यापक डिस्कशन करिए, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है इसका। मुकाबला करने से पूरी तरह से बचना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। समाज में अगर भ्रांतियां हैं, समाज में अगर विवाद है, तो उस पर जितना चर्चा करेंगे तभी विवादों का समाधान होगा, न कि भागने से होगा। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर केवल ठेस न पहुंचने वाले पहलुओं पर, ठेस माने अगर कोई बात आपत्तिजनक है, कोई बात जो है चुभने वाली है,
उस पर आप बच जाइए, कोई ठेस न पहुंचने वाले पहलुओं पर चर्चा, उस पर चर्चा मत कीजिए। तो फिर चर्चा का मतलब क्या रह गया? ठीक है, चर्चा का मतलब क्या रह गया? ये भी गलत है। यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल। मतलब ये कहना अर्थ है कि जब भी हम चर्चा करते हैं तो सामने वाले हो चाहे आप हो, सबको मौका देना चाहिए, सबको स्वतंत्रता देना चाहिए ताकि वो चीज़ कर सके, ताकि चर्चा को अच्छे से बढ़ा सके। सम्मानजनक ये नहीं कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, फिर वो विवादास्पद जो मामला है उसका सही से निपटारा नहीं हो पाएगा, सही से चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। एक किताब है आपका 6ठी 7वीं 8वीं में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, किताब है कि उसमें हम लोग करते क्या हैं? राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, ठीक है, मूलभूत सिद्धांतों का। राजनीतिक संस्था का मतलब क्या है? कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, चुनाव है, इस सब का अध्ययन। मूलभूत सिद्धांत का मतलब यह है स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा ये है। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन सही है। ये चीज़ देखिए, क्योंकि हम राजनीतिक विज्ञान में जो राजनीतिक विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का जो दर्शन है उसका भी अध्ययन करते हैं और संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, चलिए चौथा ऑप्शन सही है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे से समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? छोटा सा समूह बनाना है और कौन सी चीज़ बल देना चाहिए? मतलब ये कि ग्रुप टीचिंग की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 3-3 ऑप्शन का ग्रुप बना हुआ, देख रहे हैं ना, 3-3 ऑप्शन का ग्रुप बना हुआ है। इस सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका सही होने की सटीकता बढ़ जाएगी, समय की बचत होगी। चलिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं और कौन सा ऑप्शन गलत है वो पकड़ते हैं। एक चुनौतीपूर्ण कार्य की योजना, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और योजना बनाते हैं तो कार्य ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को चिंतन करने के लिए बाध्य करे, कोशिश करें। इसलिए चुनौतीपूर्ण कार्य का मतलब यह है। तो पहला ऑप्शन तो सही है आपका। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, मतलब ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग काम करें, एक साथ काम करेंगे तो चर्चा भी होगा। समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, ये भी सही है। चौथा दिया है कि कार्य की पूर्ति करना, मतलब हम समूह बना रहे हैं कोई काम को पूरा करने के लिए या कार्य की पूर्ति करने के लिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम समूह बनाकर उस पर चर्चा करना, उसके बारे में समझदारी विकसित करना, उसके बारे में संवेदनशीलता विकसित करना, उसके बारे में अपनी सोच विकसित करना। इसलिए ABC तीनों सही है। ओके, ये तीनों सही है। दूसरा नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, देखा, चौथा कैसे ही पकड़ाया आपका गलत हो गया। ये आप पकड़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि आप चारों ऑप्शन पढ़िए और जो गलत ऑप्शन है उसको पकड़िए। अगर आपने पकड़ लिया तो आपको अपने आप सही हो जाएगा। इस मतलब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बार बार कि 20 में 20 नंबर सॉलिड लाइए और हमारे साथ 5-6 वीडियो देख लीजिए, आपको 20 से 20 नंबर आएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि इस फील्ड में मेरा बहुत अनुभव है और इस चैनल को अब अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाइए, जो सीटेट बार बार दे रहे हैं और पास नहीं कर रहे हैं और जो पहली बार दे रहे हैं। आप ऐसे पढ़िएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर जो भी इस तरह का पढ़ा रहा हूँ, और मैं तो इसी तरह से शुरू से पढ़ाता ही रहा हूँ, और हमारे पास रिजल्ट जो आते थे 99% रिजल्ट आते थे। अब विश्वास नहीं करिएगा, इसके लिए अब बच्चों से पूछिए ये। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यदि आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो फिर किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा? अब गलत पूछ रहा है आपसे। यदि प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, ठीक है, देखिए स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा आपको। ठीक है, तो ये दिया है कि कौन सा प्राचीन इतिहास पढ़ाना है, तो अब क्या करना बताइए। देखिए प्राचीन इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य की, जब भी इतिहास पढ़ा जाता है तो पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य की जरूरत पड़ती है।
तो प्राचीन इतिहास में कौन कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य का यूज किया गया है साहित्य, वही पूछ रहा आपसे सवाल। पहला दिया है हस्तलिपि। हस्तलिपि का मतलब पांडुलिपि। छठी क्लास का पहला जो चैप्टर है उसमें पांडुलिपि की चर्चा की गई है। यानी प्राचीन भारत में भूर्ज तार के पत्ते पर ये लिखे जाते थे, इसे हम हस्तलिपि कहते हैं या पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, ये तो सही है। गुफा चित्रकारी, ये भी सही है। गुफा चित्रकारी मिलेगा पूरा पाषाण काल में भीमबेटका में शैल चित्रकला मिला है। यानी आदि मानव पहाड़ की गुफाओं में रहते थे और वहाँ पर जानवरों के चित्र बनाए हैं। तो यानी कि प्राचीन काल का अध्ययन करेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चौथा है शिलालेख। शिला का मतलब है पत्थर, लेख का मतलब लिखावट, इसको अभिलेख भी बोलते हैं। पत्थरों पर लिखा गया है। तो अशोक एक पहला शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाया। तो आपको अगर अशोक का अभिलेख पढ़ेंगे तो अशोक का इतिहास जानेंगे। लघु चित्रकारी, ठीक है जी। लघु चित्रकारी का मतलब यह है कि प्राचीन काल में लघु चित्रकारी का प्रयोग नहीं किया गया था, मध्यकाल में किया गया था। छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, ये छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है हमें। तो ये चीज़ समझने का प्रयास करना है हमें, ये चीज़ को। ठीक है, तो लघु चित्रकारी मुगल काल में ये आपको देखने का मिलेगा। और मुगल काल का जैसे ही साम्राज्य पतन होता है तो क्षेत्रीय चित्रकलाओं का विकास होता है। ये जैसे कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, ये सब शैली मिलेगा आपको। बसोहल शैली, मणिप्रवालम शैली, ये सब शैली मिलेगा आपको। 7वीं क्लास का किताब पढ़िएगा और पढ़िएगा, 8वां या 9वां चैप्टर है उसमें आपको ये मिलेगा। तो इसीलिए ये सवाल बहुत अच्छा है और सीटेट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सवाल बनाया, बहुत अच्छा बनाया। क्योंकि वही सवाल इसको बना सकता है, ये चाहे इतिहास की समझ अच्छी हो या तो 7वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं किताब को अच्छे से पढ़ा हो। ये ऐसे कोई बच्चा नहीं बना सकता इसको, क्योंकि इसमें चिंतन खोज रहा है। क्योंकि इसमें अगर आप ऐसे सवाल को देखेंगे तो आपको चारों लगेगा स्रोत है, लेकिन पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है तो कौन से स्रोत को, किस स्रोत में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा, मतलब तो कौन सा स्रोत जो है इसका गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको लघु चित्रकारी का, प्राचीन भारत के इतिहास में कहीं भी लघु चित्रकारी का साक्ष्य नहीं मिलेगा, लघु चित्रकारी का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका प्रयोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन, लिखित में से किस लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। अब देखिए, एक है कि स्रोत दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? स्रोत दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक, दूसरे होते हैं द्वितीयक। और सीटेट में बहुत सवाल आता है। प्राथमिक स्रोत का मतलब हम सीधा सीधी सिंपल बता देते हैं, जिससे आप डायरेक्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने खुद जाकर आंखों देखा हाल इतिहास लिखा हो, चाहे उस समय व्यक्ति जिंदा रहा हो। ठीक है जी, जैसे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जो स्रोत है वो क्या है? आंखों देखा हाल है। अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जियाउद्दीन बर्नी था और उसने उस समय का इतिहास देखा और इस किताब लिखा। तो जियाउद्दीन बर्नी का अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो उस समय आपका पूरा आंखों देखा हाल बताएगा। तो ये क्या हुआ? इसका एक प्राथमिक स्रोत हो गया, इसको प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। अबुल फजल की किताब का नाम है अकबरनामा। ये अबुल फजल जो अकबर के दरबार में रहता था, अकबर का इतिहास उसने आंखों देखा लिखा है। तो अबुल फजल भी क्या है? एक प्राथमिक स्रोत है। राज सुंदरी देवी की पुस्तक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। 8वीं क्लास में अब मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब लड़कियां स्कूल जाने लगी, यह है। तो राज सुंदरी देवी की किताब का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। इनके पुस्तक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना, पुस्तक का नाम ही है स्त्री पुरुष तुलना। याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल पूछ भी चुका है। तो राज सुंदरी देवी ने जो ये किताब लिखी तो ये क्या है? ये भी प्राथमिक स्रोत है इनकी किताब के ऊपर से। ठीक है, लेकिन मुजफ्फरलाल आलम क्या है? एक इतिहासकार हैं जो मध्यकालीन भारत के इतिहास लिखते हैं। उन्होंने प्राथमिक स्रोत के आधार पर मतलब ये किताब लिखा है। ये मुजफ्फरलाल आलम जो है ये द्वितीय किताब है।
जवाहरलाल की जो पुस्तक है वो क्या है, सेकेंडरी है, द्वितीयक है। द्वितीयक क्या होता है, जिनका डायरेक्ट जो है मतलब आंखों देखा हाल इतिहास नहीं लिखा जाता है, बल्कि प्राथमिक स्रोत के आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है वो द्वितीयक स्रोत है। जैसे मुजफ्फरलाल की पुस्तक होगी, उन्होंने क्या किया, जियाउद्दीन वर्नी की किताब पढ़ा होगा, अबुल फजल की किताब पढ़ा होगा उन समय का, ठीक है जी। आपको जो है उस समय के जितने बड़े बड़े बदायूं के इतिहास पढ़ा होगा उन समय के, अलबरूनी का इतिहास पढ़ा होगा, पढ़ के और एक प्रमाणिक किताब लिखने का प्रयास किया। तो इसको मुजफ्फरलाल की पुस्तक है वो द्वितीयक स्रोत है। द्वितीय स्रोत का मतलब है कि हमें जानकारी प्रत्यक्ष नहीं मिल रही है, अप्रत्यक्ष तरीके से मिल रही है, ठीक है जी, मतलब इनडायरेक्ट रूप से मिल रही है, उसे हम द्वितीयक स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए। इस पर एक सवाल हमेशा परीक्षा में आता है, सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संरक्षित में से कौन से कथन सही हैं, ये पूछ रहा है। सामाजिक विज्ञान, देखिए अब सामाजिक विज्ञान का प्योर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, सही है। सामाजिक विज्ञान क्या करता है, समाज में जो भी समस्या है उसका क्रमबद्ध ढंग से विश्लेषण करता है। ये समस्या का कारण क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका प्रभाव कैसे हुआ, इसका समाधान कैसे होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो सही है। देखिए यहाँ दो का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है जी, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, दो ग्रुप बना हुआ है। तो आप समझ जाइए इसमें से इस दो ही सही होंगे, दो गलत होंगे। अगर एक भी गलत पकड़ा गया आंसर निकल जाएगा। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन गलत। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर देखी गई है। हमें जानकारी प्राप्त नहीं करना, ये बस ध्यान रखिएगा। ये जानकारी वाला बात जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम समझने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। क्या समझना है, समाज और व्यक्ति के बीच संबंध है उसको समझना है, कैसे संबंध को स्थापित किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इसको समझ। जानकारी नहीं है कि फैक्ट नहीं इकट्ठा करना है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, ये ऑप्शन जहाँ भी हो जाए, संवेदनशीलता, जिज्ञासा, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने सामाजिक विज्ञान में बताया कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंध, संवेदनशीलता है उसको जानना चाहिए। तो ए और डी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। तो सभी को एक बार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को थैंक्स, आप मुझे मौका दे रहे हैं एक से एक वीडियो बनाने के लिए। और मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो प्रमाणिक जानकारी मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब चलाने के लिए हम कुछ भी अलर बलर चीज़ पढ़ा दें आपको, नहीं। जो भी वीडियो आएगा सॉलिड वीडियो आएगा। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन हूँ, मुझे कोई पैसे से मतलब नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी संतुष्टि और शौक़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाइए। और इसी तरह का वीडियो आपको मिलेगा। ये एक एक विषय पर थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, और जैसे ही टाइम मिलेगा आपको वीडियो बनाएंगे और जल्द ही बहुत सारा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो भी जानकारी मिलेगा वो दो चीज़ रहेगा इम्पोर्टेंट, प्रमाणिक जानकारी मिलेगा, दूसरा जो परीक्षा में आने वाला सवाल है, जो परीक्षा में आता है उस वही चीज़ पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि आलतू फालतू चीज़ पढ़ा दिया और आप उसमें फंसे रहें, नहीं, ठीक है। तो आप सीटेट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 200% गारंटी के साथ आप पास करेंगे, ध्यान रखिएगा। 200% गारंटी के साथ आप पास कर सकते हैं, ये पास करेंगे, ये मेरा वादा है आपके साथ। सिर्फ वीडियो को आप देखते रहिए और ये समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।